नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत इतिहास के विदेशी साहित्य के बारे में। विदेशी साहित्य में हम पढ़ते हैं विदेशी लेखकों के बारे में। विदेशी लेखकों में मुख्यतः यूनान एवं रोम के लेखक, चीनी लेखक और अरबी लेखकों के बारे में बात करते हैं। इसका अध्ययन हमें इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हमें विदेशी लेखकों से भी हमारे भारतीय साहित्य के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने को मिलती है। क्योंकि विदेशी लेखक जो उस समय हमारे भारत में भ्रमण करने के लिए आए थे, उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की थी। उनके ग्रंथों से भी हमारे भारत के इतिहास को जानने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका मिलती है। यूनान एवं रोम के लेखक के बारे में बात करें तो हेरोडोटस और टेसियस दो ही महत्वपूर्ण यूनान एवं रोम के लेखकों में महत्वपूर्ण हैं। हेरोडोटस को हमारे इतिहास का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ द हिस्ट्री हेरोडोटस को कहा जाता है। इसने 5वीं सदी में अपनी एक ग्रंथ लिखी थी, हिस्टोरिका नामक ग्रंथ लिखी थी हेरोडोटस ने, जिसमें भारत और फारस के बीच संबंध को बताया था। इसने भारत और फारस के बीच संबंध कैसे थे, क्या थे, उनके बारे में वर्णन किया है। टेसियस की बात की जाए तो टेसियस जो था टेसियस ईरान का राजवैद्य था। इसके द्वारा रचित ग्रंथ में बहुत ही कल्पित कहानियाँ हैं, यानी कि अविश्वसनीय कहानियाँ। इनके ग्रंथों पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल है। टेसियस के बारे में तो बात कर लेते हैं किसके बारे में, यूनान एवं रोम के लेखक के बारे में। इसमें हमारे कौन कौन से आते हैं। सबसे प्राचीन तो दो ही हैं यूनान एवं रोम के लेखकों में। लिख लेते हैं नंबर 1 में यूनान एवं रोम के लेखकों में सबसे प्राचीन कौन कौन से थे लेखकों में। अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, यूनान एवं रोम के लेखक के बारे में। इन दोनों के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। किसके बारे में, यूनान एवं रोम के लेखकों में सबसे प्राचीन कौन से थे। सबसे प्राचीन लेखक कौन से थे। टेसियस और हेरोडोटस। टेसियस जो था वो क्या था, ईरान का राजवैद्य था। नंबर 2 में लिख लीजिए टेसियस ईरान का राजवैद्य था। राजवैद्य तथा इसके द्वारा रचित ग्रंथ में बहुत ही कल्पित कहानियाँ हैं। लिख लीजिए, लिखना हो तो। इसके द्वारा रचित ग्रंथ में बहुत ही कल्पित कहानियाँ हैं। कल्पित यानी कल्पना कर करके रचना की ग्रंथों का निर्माण किया है, कल्पना किया है बहुत सारा, तो जो कि बहुत ही अविश्वसनीय है। कल्पना कर रचना की है, कल्पना कर वर्णन किया है, जो पूर्णतः अविश्वसनीय है। उस पर विश्वास ही नहीं किया जा सकता, ऐसे वर्डों का इस्तेमाल किया है, अविश्वसनीय। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हेरोडोटस के बारे में। किसके बारे में, नंबर 3 में हेरोडोटस को तो सबसे पहले क्या बोला जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री। इनको इतिहास का पिता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इतिहास का पिता। इतिहास का पिता किससे बोलते हैं, हेरोडोटस को बोलते हैं। इसने 5वीं सदी में क्या किया था, 5वीं सदी में हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। हिस्टोरिका
हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है। हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास का पिता कहते हैं। ठीक है। इसने 5वीं सदी में हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है। जिसमें क्या लिखा है, भारत और फारस के बीच संबंधों का वर्णन किया है। जिसमें भारत और फारस के बीच संबंधों का वर्णन किया है। फारस के संबंधों का, फारस के बीच संबंधों का वर्णन किया है। संबंधों का वर्णन किया है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक थे नियार्कस, आनेसिक्रिट और अरिस्टोबुलस। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक नियार्कस, आनेसिक्रिट और अरिस्टोबुलस। नियार्कस, आनेसिक्रिट और अरिस्टोबुलस किसके साथ आए थे? सिकंदर के साथ आए थे। सिकंदर के बाद आने वाले लेखक कौन कौन से थे? नंबर 5 में लिख लीजिएगा। सिकंदर के बाद आने वाले लेखक मेगास्थनीज, डाइमेकस और डायोनीसियस। डाइमेकस और डायोनीसियस के 3 क्या थे? राजवैद्य थे। राजवैद्य। ठीक है। मेगास्थनीज जो था सेल्यूकस निकेटर का राजवैद्य था, जिसने इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। मेगास्थनीज जो था सेल्यूकस किसका राजवैद्य था? सेल्यूकस। मेगास्थनीज किसका राजवैद्य था? मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजवैद्य था, जिसने इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। जिसने किसकी रचना की थी? इसने इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है। मेगास्थनीज ने इंडिका में मौर्ययुगीन समाज और संस्कृति के बारे में बताया। इंडिका में किसके बारे में बताया? मौर्ययुगीन समाज और संस्कृति के बारे में बताया है। मौर्यकालीन समाज संस्कृति के बारे में। किसके बारे में? मौर्ययुगीन समाज और संस्कृति के बारे में बताया। ठीक है। समाज और संस्कृति के बारे में। ठीक है। मेगास्थनीज क्या था? सेल्यूकस निकेटर का राजवैद्य था। इसने इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें मौर्ययुगीन समाज और संस्कृति के बारे में बताया है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं डाइमेकस के बारे में। डाइमेकस जो था, यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। यह सम्राट बिंदुसार के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में? सम्राट बिंदुसार के शासनकाल में आया था। सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था।
और यह सम्राट बिंदुसार के शासनकाल में आया था। ये किसका राजदूत था? सीरियन के राजा कौन थे? सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। किसका राजदूत था? सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। ठीक है, और यह सम्राट बिंदुसार के शासनकाल में आया था। बिंदुसार के शासनकाल में आया था। ठीक है, के शासनकाल में, किसके शासनकाल में आया था? सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था और सम्राट बिंदुसार के शासनकाल में आया था। डायोनिसियस के बारे में बात कर लेते हैं। डायोनिसियस मिस्र नरेश टालेमी फिलाडेल्फस का राजवैद्य था। यह सम्राट बिंदुसार के शासनकाल में आया था। मिस्र नरेश टालेमी फिलाडेल्फस टालेमी फिलाडेल्फस क्या था? राजदूत था। डेल्फस का राजदूत था। मिस्र नरेश टालेमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। यह सम्राट बिंदुसार के ही शासनकाल में आया था। सम्राट बिंदुसार के शासनकाल में आया था। बिंदुसार के शासनकाल में आया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं चीनी यात्रियों के बारे में। किसके बारे में? चीनी यात्रियों के बारे में। ठीक है, चीनी लेखकों में बात करें। चीनी लेखकों में सबसे पहले बात करते हैं इसमें कौन कौन से? फाहियान, चीनी लेखकों की बात की जाए तो चीनी लेखकों हमारे भारतीय साहित्य की जानकारी प्राप्त करने के लिए चीनी लेखकों से भी बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि चीनी लेखकों में हमारे फाहियान, हेनसांग और सिंह बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक हैं। इनके द्वारा रचित ग्रंथों से हमारे भारत की मुख्यतः बौद्ध धर्म के बारे में और भारत की संस्कृति के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। तो इनसे हम जानते हैं, क्योंकि चीनी लेखक जो थे वो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। इससे अतः चीनी लेखक बौद्ध स्थानों का बहुत ही ज़्यादा भ्रमण किए। बौद्ध धर्म का तीर्थ स्थल हो गया, बौद्ध स्थानों का भ्रमण किए। तो इन्होंने अपने भ्रमण करते गए और उनको अपने लेखकों में लिखते गए। तो क्या हुआ कि इनसे जो भी इनके ग्रंथ हमारे इतिहासकारों को प्राप्त हुए, उनसे भारत का इतिहास जानने में बहुत ही महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। तो फाहियान कब आया था? 5वीं सदी के प्रारंभ में आया था। यह कब आया था? 5वीं सदी के प्रारंभ में। 5वीं सदी के प्रारंभ में ही आया था। कब आया था? 5वीं सदी के प्रारंभ में। और किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य का नाम सुने होंगे आप लोग। विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, और इसने अपने ग्रंथ में भारत की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन के बारे में बताया है, उसके बारे में वर्णन किया है। भारत के बहुत सारे तीर्थ स्थानों के बारे में वर्णन किया गया है इसके ग्रंथ में। अब बात कर लेते हैं हेनसांग के बारे में। इसके बारे में हेनसांग, ठीक है। हेनसांग जो है यह 7वीं सदी में सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और इसने एक ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम है सियुकी। हेनसांग किसके शासनकाल में आया था? हेनसांग 7वीं सदी में आया था। 7वीं सदी में सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन
सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। इसके द्वारा रचित रचना है और इनकी रचित रचना कौन सी है? रचना कौन सी है? सीयू की है। सीयू की है। ठीक, यह 7वीं सदी में सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है सीयू की। सिंह जो है 7वीं सदी के अंत में भारत में आया था। यह नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और भारत के बहुत ही और अपनी सदी में जिस समय आया था उस समय के भारत का वर्णन अपने ग्रंथ में किया है। यह कब आया था? 7वीं सदी के अंत में आया था। 7वीं सदी के अंत में भारत आया था और यह नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और उस समय के भारत के बारे में वर्णन किया है। ठीक है। अरबी लेखकों में कौन कौन से हैं? अरबी लेखकों की बात की जाए तो अल-बरूनी, अरबी लेखक में अल-बरूनी। ठीक है। अल-बरूनी जो था यह 11वीं सदी में महमूद गजनवी के साथ भारत में आया था। 11वीं सदी में महमूद गजनवी के साथ भारत में आया था। महमूद गजनवी हमारे भारत में बहुत बार आक्रमण किया है। यह हमारा भारत ऐसे ही सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता था। इसने विदेशी आक्रमणों ने इतना आतंक फैला दिया, बहुत सारे सामान हमारे सोना चांदी सब लूट के वापस ले गए। अल-बरूनी जो था यह 11वीं सदी में महमूद गजनवी के साथ आया था। महमूद गजनवी के साथ आया था। इसने अरबी भाषा में ग्रंथ लिखा है। इनके द्वारा रचित अल-बरूनी जो था 11वीं सदी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इनके द्वारा रचित कृति कौन कौन सी है? इनकी रचना कौन कौन सी है? रचना तहकीक-ए-हिंद, तहकीक-ए-हिंद और दूसरी कौन सी है? किताब-उल-हिंद। जो कि दोनों कौन सी भाषा में है? अरबी भाषा में। ठीक है। कौन सी भाषा में? अरबी भाषा में। सर्वप्रथम सर्वप्रथम 1188 ईस्वी में एडवर्ड 1188 ईस्वी में एडवर्ड साची ने इनकी ग्रंथ किताब-उल-हिंद का अरबी भाषा में जो थी उसका हिंदी में सर्वप्रथम ट्रांसलेट किया था। किसमें? इंग्लिश में। सर्वप्रथम 1188 ईस्वी में एडवर्ड साची ने किताब-उल-हिंद का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ठीक है। इब्न बतूता के बारे में, किसके बारे में? इब्न बतूता भी अरबी लेखक थे। कौन से लेखक थे? अरबी लेखक के बारे में बात कर रहे हैं अभी। किसके बारे में? अरबी लेखक में। ठीक है। अल-बरूनी पहला हम किसको पढ़े थे? अल-बरूनी को पढ़ रहे हैं, इब्न बतूता को। अल-बरूनी जो था वह 11वीं सदी में महमूद गजनवी के साथ भारत में आया था। इब्न बतूता के बारे में पढ़ते हैं। इब्न बतूता की एक रचित ग्रंथ है, कौन सी है? रेहला है। इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है। कौन है? रेहला इनके द्वारा रचित ग्रंथ है। क्या है? रचित ग्रंथ है। इनके द्वारा रचित ग्रंथ है। ठीक है। रेहला इनके द्वारा रचित ग्रंथ है जिसमें 14वीं
14वीं सदी के भारत की जानकारी देती है। किसके बारे में? 14वीं सदी के भारत के बारे में, भारत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। 14वीं सदी के भारत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है किससे? रेहला इनके द्वारा रचित ग्रंथ है किस उनसे, ठीक है। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी के पद पर नियुक्त किया था। किसको नियुक्त किया था? दिल्ली के काजी के पद पर नियुक्त किया था, ठीक है। और बाद में इन्हें अपना राजदूत बनाकर कहाँ भेज दिया था? चीन में। और बाद में कहाँ? और राजदूत बनाकर कहाँ भेज दिया था? राजदूत बनाकर चीन भेज दिया था, ठीक है। चीन भेज दिया था। तो दोस्तों आज का चैप्टर हमारा समाप्त हुआ। किस तरह से हमारे प्राचीन भारत का इतिहास का विकास हुआ उनके बारे में बात करेंगे, जैसे प्रागैतिहासिक काल, पाषाण काल, मध्यकालीन, सबका बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।